ये लोन पेयर भी लोकलाइज्ड होता है। ठीक है, तो एक चीज बताई मैंने आपको और बहुत सारी चीजें बता दी इसके साथ साथ। क्लियर है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमित इधर आ जाओ। ईएम जी सर। EM2 में होस्ट बनाइए, होस्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारा चल रहा था। इंडक्टिव इफेक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड की हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, ये प्रॉब्लम चल रही थी। ये चल रहा था सर तो प्रॉब्लम ठीक है। इसमें इसी तरीके से ये शायद मैंने ऑर्डर बता दिया होगा आपको कि HCOH CH3 COH CH3 CH2 CH2 COH, फिर आइसो CH3 CH3 CH COH एंड CH3 CH2 COH। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, के का ऑर्डर है स्ट्रॉन्ग एसिड। ये दिखाया था ऑर्डर नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट याद रखना है इसको, क्योंकि यहाँ आकर के 4 कार्बन वाला है, ये भी 4 कार्बन है, लास्ट में जाता है 3 कार्बन वाला डेटाबेस में। इसी तरीके से ये होता है कि HCOH है, C6H5COH है, C6H5CH2 COH है, CH3COH। ये ऑर्डर भी ऐसे याद रखना है, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, और ये दो एसिड एसिटिक एसिड और फिनाइल एसिटिक एसिड, तो इनका ऑर्डर भी डायरेक्ट याद रखने ये वाले डेटास। अब नेक्स्ट है, देखिए प्रॉब्लम, which is more acidic, which is more acidic। फर्स्ट ऑप्शन है HCOH CH3COH, C है CH3CH2COH, CH COH, COH। इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? कैसे चेक करते हैं, क्या तरीका बताया है बताइए? एच हटा देंगे सर, एच हटा देंगे। हाँ, H हटाने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है उसकी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी चेक करते हैं। HCO नेगेटिव, CH3CO नेगेटिव। दो दो समझा रहा हूँ मैं, ये वाले यहाँ से H हटाया, ये बना, यहाँ से H हटाया, ये वाला बना। तो H हटाने के बाद में इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला। यस सर। ठीक है, तो ये तो CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा तो चार्ज नेगेटिव को बढ़ाएगा, और चार्ज जब भी चार्ज बढ़ेगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अनस्टेबिलिटी आएगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही है, बाकी सब में चार्ज बढ़ेगा। देखो बड़े बड़े ग्रुप बैठे हैं, और भी बड़ा है, और भी बड़ा ग्रुप बैठा हुआ है। जितना ज्यादा बड़ा ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा,
उतना ही अनस्टेबल कर देगा। तो सबसे कम चार्ज यहाँ है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखें। CH3COOH, COOH, 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 ये चार एसिड दिए हैं, ऑर्डर बनाना है चारों में कि विच इज मोर एसिडिक एंड व्हाई। सर डी वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है। देखिए ये Cl लगा दिया मैंने, एक एक Cl बढ़ाता जा रहा हूँ ना, कोई नहीं तो मैं इसका काम है माइनस आई। तो ये खींच रहे हैं, एक एक करके देख लो, मैं इसको समझाता हूँ पहले। 3 Cl था, 3CO नेगेटिव बनेगा और इसमें बनेगा Cl, CH CO नेगेटिव बनेगा और इसमें बनेगा Cl, CH2CO नेगेटिव और ऊपर तो है ही CH3CO नेगेटिव। एच आयन को हटाने के बाद, सबसे एच आयन हटाया, हटाने के बाद ये बना है। ठीक है, अब मिनिमम चार्ज देख लेना है, किस पर मिनिमम चार्ज है। तो इससे एच हटाने के बाद ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि 3 Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, Cl का माइनस आई इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन खींचने का। ठीक है, यहाँ 2 खींच रहे हैं, ये चार्ज थोड़ा कम रिड्यूस होगा, ये और कम रिड्यूस होगा क्योंकि नेगेटिव खींच रहा है। ठीक है, अब CH3CO नेगेटिव है, ये दे रहा है, इसका तो एल्काइल ग्रुप का तो इलेक्ट्रॉन देने का काम होता है, यानी EDG ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो सबसे कम चार्ज यहाँ है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट ये वाला हुआ, तो डी वाला सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ, डी, सी, बी एंड ए। ये समझ आया? ठीक है, डी सी बी ए, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है, या 2 इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है, या एक है या बल्कि देने वाला है, तो इस चार्ज नेगेटिव को बढ़ाएगा। तो एच आयन को हटा के मैं इस तरीके से नहीं कराता कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, उससे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करनी है। ये ध्यान रखिएगा, जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे करना है। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो आप एच आयन को हटा लो और रिमेनिंग पोर्शन की स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी चेक करो, अपना प्रॉब्लम सही होगी। बस ये चेक कर लेना है कि जो ग्रुप लगे हुए उनका क्या इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, Cl का क्या कर रहा है, इंडक्टिव, CH3 का। ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं कि भाई ये CH2 है, CH2 जो ग्रुप है इसका भी तो प्लस आई काम करेगा, सर। अभी तो प्लस आई काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसका जो CH2 है, CH2 का जो प्लस आई है वो यूजलेस है। क्यों? क्योंकि इसका काम इलेक्ट्रॉन देने का है और खींचने वाला इधर बैठा हुआ है, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी खींच लेगा ये Cl, और ये तो खींच रहा है ये वाले। तो जब भी प्लस आई और माइनस आई दोनों ग्रुप एक साथ लग रहे हो तो आप माइनस आई से हेल्प लोगे, प्लस आई से नहीं, क्योंकि जो प्लस आई वाला है वो तो माइनस आई वाला खींच ही लेगा उसको। राइट, इसका प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन देने का काम है, अब किधर को देगा इसको ये नहीं पता। ठीक है, ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये खींचने वाला बैठा हुआ, ये खींच रहा है, इसका प्लस आई भी खींच लिया इसने और ये माइनस भी रिड्यूस कर रहा है। तो जब प्लस आई और माइनस आई दोनों एक साथ लग रहे हो तो माइनस आई से हेल्प ली जाएगी। आ रहा है समझ में? ओके। नेक्स्ट देखिए, प्रॉब्लम वही है, विच इज मोर एसिडिक।
अब इसमें देखना है कौन सा ज्यादा एसिडिक है। तो फर्स्ट वाला। द फर्स्ट वाला। हाँ फर्स्ट, उसके बाद बी फिर सी। ये एसिडिक स्टैंड का ऑर्डर हुआ, क्यों? क्योंकि NO2 का काम है माइनस आई, इलेक्ट्रॉन खींचना, इसका भी काम है माइनस आई, इसका भी काम वही है माइनस आई। तो मैं H नहीं हटा के बता रहा, डायरेक्ट बता रहा हूँ। HN यहाँ से हटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, यहाँ भी नेगेटिव आएगा, यहाँ भी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ NO2 इस नेगेटिव पे जो नेगेटिव आएगा H को हटाने के बाद में जो इंटरमीडिएट बनेगा उसके नजदीक बैठा है, तो काफी नजदीक से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा दूर हो गया है, ये थोड़ा और दूर हो गया है इससे, तो ये सबसे कम खींच पा रहा है, ये सबसे कम खींच पा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज को रिड्यूस नहीं कर पा रहा। ठीक है, बोलो भाई, चार्ज को रिड्यूस नहीं कर पा रहा है ज्यादा, ये सबसे ज्यादा रिड्यूस कर रहा है चार्ज को, क्योंकि NO2 का माइनस आई नजदीक से खींच रहा है। जब चार्ज कम हो जाएगा इसका तो स्टेबिलिटी आएगी इंटरमीडिएट में। यस सर। ठीक है, तो वो ज्यादा एसिडिक होगा, तो ए विल बी मोर एसिडिक। अरे समझ आ रहा है? बाकी सबके प्रश्न समझ आ रहे हैं? हाँ सर। शुभम, तुम्हारे कुछ समझ में आया नहीं अभी? शुभम, अरे अनम्यूट करके बोलो। ये लग रहा लॉगिन करके कहां चले गए? शुभम, चलिए ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं कि NO2 का तो माइनस आई था, तो ये वाला ग्रुप जो प्लस आई लगा रहा था, ठीक है, NO2 का माइनस आई है तो ये प्लस आई लगा रहा था, ये प्लस आई लगा रहा था, यहाँ पर ये प्लस आई लगा रहा है, ये प्लस आई लगा रहा है, तो प्लस आई यूजलेस, क्योंकि NO2 जो इसका प्लस आई इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है वो दे रहा है, तो वो यहाँ तक जाने ही नहीं देगा, ये खींच लेगा, क्योंकि इसका काम तो खींचने का है। तो प्लस आई का कोई मीनिंग नहीं बनता, ना इसका, ना इस वाले का, ना इसका, ना इसका, क्योंकि NO2 का काम तो खींचना है, वो खींच लेगा अपने आप, जाने नहीं देगा वहां तक। आर्य समझ में? तो इसलिए मैंने बोला था कि प्लस आई माइनस आई दोनों ग्रुप लग रहे हो तो माइनस आई वाले से आप हेल्प लेंगे। तो ए बी सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, यहाँ मैंने पोजीशन चेंज नहीं करी है, पोजीशन सेम रखी है और ग्रुप चेंज करता जा रहा हूँ। सर ABCD। ये बताना है, इसका माइनस आई है, ये भी माइनस आई ग्रुप है, ये भी माइनस आई ग्रुप है, ये भी माइनस आई ग्रुप है, सारे ग्रुप में माइनस आई लगा दिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होता है? NO2 का। ठीक है, ऑर्डर बता रखा है, ए फिर बी फिर सी एंड डी, तो ये एसिडिक स्टैंड का ऑर्डर आ गया, ए का ऑर्डर। ठीक है भाई, NOCOH नेगेटिव बनाएंगे इस तरीके से, CH3 CH2 CH NO2 COO नेगेटिव, तो ये नेगेटिव सबसे ज्यादा रिड्यूस करेगा, यानी ये खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, ये खींच रहा है, तो सबसे नजदीक बैठा हुआ है और सबसे स्ट्रांगली बैठा हुआ है। नजदीक तो सारे बैठे हुए नेगेटिव वाले, तो ये CN कम खींचेगा क्योंकि इसकी विड्रॉइंग पावर NO2 से कम है, तो ये थोड़ा कम खींचेगा, ये थोड़ा और कम खींचेगा, ये और भी कम खींचेगा, तो चार्ज सबसे ज्यादा रिड्यूस होगा यहाँ पर, यानी इसका जो इंटरमीडिएट बनाया मैंने एक तरीके से वो ये बना, और यहाँ चार्ज मिनिमम है, मिनिमम चार्ज है तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से H तेजी से हटेगा, हटने के बाद स्टेबिलिटी आ रही है रिलेटिवली। ठीक है, तो ये वाला H ज्यादा एसिडिक हुआ, सब में इसी तरीके से देखना है, तो A B C D, तो A का ऑर्डर तो ये होगा। और अगर ये पूछ ले विच है हाईएस्ट pKa, pKa सबसे अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा सर। D का ज्यादा होगा। यस सर। ठीक है,
क्योंकि के का उल्टा पीके कर देना है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो के ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीके कम होगा। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका पीके उतना ही कम होगा। ठीक है, सर हाँ सर डी में कौन सा ग्रुप लगा था नीचे? क्या करें? सर डी वाले में कौन सा ग्रुप लगा था नीचे? पिया पीआर, ठीक। ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें। ये NO2 लगा है, सेम पोजीशन पे लगा है, दो नंबर कार्बन पे लगा रखे हैं मैंने, तो NO2 CN CH3 और ये दो Cl लगा रखे हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। क्यों? सर उसमें दो माइनस आई ग्रुप है। तो NO2 का माइनस आई ज्यादा होता है। लेकिन सर अब वो तो सर डाटा से पता चलेगा सर कितना ज्यादा होता है, तो सर वो ऐसे थोड़ी बता सकते हैं। नहीं नहीं, डेटा पे नहीं देखना, आपको हमेशा याद रखना है। अगर दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, एक पर तो नंबर ज्यादा है और एक पर पावर ज्यादा है। इसकी पावर ज्यादा होती है भाई। यस NO2 की, सर। यस NO2 और सर। Cl की विड्रॉइंग पावर किसकी ज्यादा है? NO2 की। NO2 पावर की। तो नंबर ये ज्यादा है, तो नंबर पर प्रेफरेंस देंगे आप, ये ध्यान रखना है। दो NO2 से तो कम विड्रॉइंग ग्रुप है Cl, लेकिन दो लगे हुए हैं, सेम पोजीशन होनी चाहिए, सेम पोजीशन है। ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए, चाहे कोई भी लगे हो, अगर नंबर जिसका ज्यादा है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा, यानी ये ज्यादा एसिडिक है, यानी ए बी। ठीक है, उसके बाद सी एंड देन डी। इन तीनों में तो कंपटीशन आराम से हो रहा है। Cl है, इसकी विड्रॉइंग पावर कम है, CH2 जो दे रहा है भाई के। ठीक है, ये लास्ट में जाएगा, ये माइनस आई से खींच रहा है, ये भी माइनस आई से खींच रहा है, ये प्लस आई से दे रहा है, ये माइनस आई, ये माइनस आई, और यहाँ भी दोनों माइनस आई। तो दो भले ही कमजोर हो लेकिन सेम पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो उसको हम प्रेफरेंस देंगे। दो की ताकत मिलकर के एक की पावर से ज्यादा बन जाती है, समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो ABCD ये हमारा आंसर होगा। डिस्टेंस, सबसे पहले तो ये देख लेना डिस्टेंस अलग अलग तो नहीं है। अगर डिस्टेंस इनकी अलग अलग होती, मान लिया NO2 तो यहाँ लगा होता और एक कार्बन यहाँ और होता, तब दो Cl लगे होते, तो डिस्टेंस को पहले प्रेफरेंस देंगे। मान लिया ऐसे होता कि भाई NO2 है, CH2 COOH, अब दो Cl लगे हुए हैं, CH2 एंड CH2 COOH, 1 2 3 1 2 3, एक हटा देते हैं इसमें से, ये लगे हुए हैं, दोनों की पोजीशन सेम आ रही है, 1 2 बजाते ले लेते हैं ये। अब आप देखिए इसमें, अब डिस्टेंस देखनी है आपको जो नजदीक है, ये नहीं कि इसकी पावर देख रहे हो, ये दूर हो गया काफी, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इज ए डिस्टेंस इफेक्ट। जितना दूर होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही कमजोर पड़ जाता है, बता रखा है पीछे। यस सर। इंडक्टिव इज ए डिस्टेंस इफेक्ट, मोर द डिस्टेंस वीकर विल बी द इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब इन दोनों की बात करोगे तो ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि ये नजदीक है, भले ही एक है लेकिन नजदीक है। ठीक है, ये दो है लेकिन दूर हो गए काफी, तो डिस्टेंस को पहले प्रेफरेंस देंगे, फिर नंबर को प्रेफरेंस देंगे। नंबर कब आएगा? जब डिस्टेंस सेम होगी, जब डिस्टेंस सेम होगी तब नंबर से हेल्प लेंगे, जिसका नंबर ज्यादा होगा उससे हेल्प ली जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों की बात की जाए तो ये, चारों की बात की जाए तो ये। कोई भी चीज किसी की समझ में ना आए तो बोलते रहिएगा। शुभम को थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि तुम आज ही बैठे हो क्लास में, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है समझने में, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो थोड़े निकल गए हैं। तो कॉपी ले लेना किसी से और समझना पड़ेगा फिर उसको वैसे BCC में आके। विच इज मोर एसिडिक?
मलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। मलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड पहले जब पता होंगे तभी तो हम बता पाएंगे। मलेइक एसिड होता है जिसकी फॉर्म होती है ये वाला कंपाउंड COH COH, ये तो मलेइक एसिड है यानी ये है। कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनको याद रखना है। मलेइक एसिड इसको बोलते हैं। इसी की जो ट्रांसफॉर्म है उसको फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं। नाम से पहले सिस ट्रांस मत लगा देना। सिस फॉर्म का नाम ही मलेइक एसिड है, ट्रांसफॉर्म का नाम ही फ्यूमेरिक एसिड है। ठीक है। अब ये कंपाउंड है, अगर इसमें सिस लगाना चाहते हो तो आईयूपीएसी नेम लिखिए। फिर इसका जो भी इसका आईयूपीएसी नेम होगा उससे पहले सिस लगा देना, जो भी इसका आईयूपीएसी नेम होगा उससे पहले ट्रांस लगा सकते हो, यहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि सिस का नाम अलग है, मलेइक इसका नाम अलग है फ्यूमेरिक। अब इन दोनों में बताना है विच इज मोर एसिडिक। विच इज मोर एसिडिक। इसके दो डिसोसिएशन कांस्टेंट होंगे क्योंकि दो COH ग्रुप है। पहले एक लिख लेगा K फर्स्ट और K सेकंड, इसके भी दो डिसोसिएशन कांस्टेंट होंगे K फर्स्ट और K सेकंड। डाई बेसिक एसिड है, दो COH है, दो COH है, एक एक करके निकलेंगे। पहले एक HN हटेगा तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K1, तो इसका K1 इसके K1 से कंपैरिजन करना है। ठीक है, और K सेकंड इसके K सेकंड से कंपैरिजन करना है। और ये हमेशा याद रखिएगा किसी भी एक एसिड का Ka1 हमेशा ज्यादा होता है K सेकंड से, और K सेकंड हमेशा ज्यादा होता है K थर्ड से। मान लो कोई तीन बार ट्राइबेसिक एसिड है, जैसे H3PO4 है, ट्राइबेसिक एसिड है, तो इसका पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो वो डिक्रीज होते चले जाते हैं ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। अगर रीजन भी पूछ ले कि K फर्स्ट ज्यादा क्यों होता है, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। फिजिकल में पढ़ा होगा चैप्टर आयन की लिया ना। हाँ कॉमन सर, पढ़ा तो है। हाँ सर। थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना। यस सर। ठीक है, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये सारा कॉन्सेप्ट बनता है कि K फर्स्ट विल बी मोर देन सेकंड और थर्ड। ये एक एसिड की बात है, कभी ऐसा करने लगो K फर्स्ट इसका K सेकंड इसका ले रहे हो, नहीं। एक ही एसिड के तीन डिसोसिएशन कांस्टेंट होंगे तो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा और लास्ट वाला सबसे कम होता है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो इसका K फर्स्ट इसके K फर्स्ट से कंपैरिजन करो, फिर K सेकंड से कंपैरिजन करो, फिर बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है और क्यों है, ये रीजन आप बताना है। बताइए। भाई इसमें से HN निकाल रहे हैं हम। देखिए K1 की स्टडी कर रहे हैं, K फर्स्ट की स्टडी कर रहे हैं, इसकी भी और इसकी भी। यहाँ से एक HN निकला, HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, COH एंड H, ये बनेगा। इसमें से HN निकालने के बाद -H पॉजिटिव, एक HN निकाला ये वाला। इसमें से भी ये वाला निकाल रहे हैं -H पॉजिटिव, तो कंपाउंड बना HC CO नेगेटिव और HCOOH। ठीक है, HN ये वाला हटाया तो ये बना, HN ये वाला हटाया तो ये बना। अब मैं कैसे मानूं कौन सा ज्यादा एसिडिक है? K1 का डिसीजन तो यही से होगा, इसका K1
इसका K1 का डिसीजन तो इसी चीज से होगा कि भाई इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा। रेजोनेंस देखो आप, COO नेगेटिव तो वहां भी है, COO नेगेटिव यहाँ भी है, तो COO नेगेटिव ये रेजोनेंस होगा यहाँ भी और वो तो यहाँ भी होगा। रेजोनेंस से तो कोई हेल्प नहीं है, रेजोनेंस तो यहाँ होना ही होना है, CO का अपना, वो यहाँ भी रेजोनेंस है, CO नेगेटिव में यहाँ भी रेजोनेंस है। दूसरे तरीके से सोचना है आपको, कुछ और कोई कॉन्सेप्ट लगाना है कि इन दोनों जो इंटरमीडिएट बने H आयन को हटाने के बाद इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। देखिए इन दोनों में जो स्टेबल होगा वो ये वाला है, क्योंकि ये नेगेटिव O है, इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। COO नेगेटिव इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, तो ये स्टेबिलिटी आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी आ गई, जबकि वो तो यहाँ भी मुझे नजर आ रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो, ये तो ध्यान ही नहीं दिया। जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो तभी तो बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होगी जब H जुड़ा हो FON और समटाइम्स Cl, कौन या तो H जुड़ा हो F से या O से या N से और समटाइम्स विद क्लोरीन। तो ये तो H किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग मत कर देना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो H जुड़ा हुआ है या O से, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये रिलेटिवली मोर स्टेबल है। जब ये मोर स्टेबल है इसका मतलब ये वाला ज्यादा एसिडिक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट ऑफ मलेइक एसिड, इसको M बोल रहा हूँ मैं M, ठीक है, मलेइक एसिड विल बी मोर देन K सेकंड ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। ऐसा समझ में नहीं है। फर्स्ट वाला डिसोसिएशन कांस्टेंट है, यानी ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से K फर्स्ट ऑफ मलेइक विल बी ग्रेटर देन K फर्स्ट ऑफ सेकंड। K फर्स्ट दोनों को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे, K फर्स्ट ऑफ मलेइक, K फर्स्ट ऑफ फ्यूमेरिक। अब K सेकंड की बात की जा रही है, K सेकंड ऑफ मलेइक और K सेकंड ऑफ फ्यूमेरिक, इनमें कंपटीशन है। अब दूसरा H भी निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ तक तो पहुंच गए आप, यहाँ से यहाँ तक तो पहुंच गए आप, वो तो साफ नजर आ रहा है कि भाई K फर्स्ट ऑफ मलेइक विल बी ग्रेटर देन K फर्स्ट ऑफ फ्यूमेरिक, यानी मलेइक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। अगर आपसे K1 और K2 के बारे में कुछ भी ना पूछा जाए तो समझ लीजिए K फर्स्ट पूछा जा रहा है आपसे, तो आपको सीधा बोल देना है मलेइक एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड देन फ्यूमेरिक एसिड, मलेइक एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड देन फ्यूमेरिक, क्योंकि K1 से ही आंसर देना होता है। अब सेकंड वाला, यानी ये H भी निकालना है, ये H भी निकालना है, वो साफ नजर आ रहा है कि ये वाला जो H है, यहाँ से आगे बढ़ोगे ना आप एक H निकालने के लिए, तो यहाँ से H आगे बढ़ोगे, ये वाला H निकालना है और इसमें ये वाला H निकालना है। एक तो हम निकाल चुके, एक को निकालने के बाद जब दूसरा निकालेंगे तभी तो K सेकंड कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो अब K सेकंड में साफ दिख रहा है, क्योंकि ये जो H है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बाउंड हो गया, ये देर में निकलेगा, ये कहीं बाउंडेड नहीं है, ये आराम से निकल जाएगा। ये जो HCOH वाला है ये थोड़ा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बाउंड हो गया, बंध गया, तो ये देर में निकलेगा, ये जल्दी निकलेगा। तो K सेकंड फ्यूमेरिक एसिड का ज्यादा होता है, K सेकंड फ्यूमेरिक एसिड का ज्यादा होता है और K फर्स्ट मलेइक एसिड का ज्यादा होता है। आया समझ में नहीं? कोई भी चीज किसी की समझ में ना आए तो वो पूछता रहे फौरन यहीं पे ऐसे ही। सर के फर्स्ट में फ्यूमेरिक में भी तो हो रही है। क्या कह रहे हैं सर? के फर्स्ट में भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है फ्यूमेरिक में। ये वाली? यस सर। ये मैंने काट दी ना, मैंने अभी तुमने सुना नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए H जुड़ा होना चाहिए क्लोरीन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से या समटाइम्स Cl से। ये H जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ओके सर। तो काट दिया मैंने पहले। अब जो स्टूडेंट इसमें बैठे हुए हैं प्रद्युमन को अगर छोड़ दें तो बाकी सब इसी में रहना है। यस सर, हम तो इसी में है सर।
अश्वित इसी में रहना है? यस सर। ठीक है, शुभम तुम्हें तो रहना ही है इसमें ही। Yes, तो प्रथम तुम भी इसी में रह लो, क्यों उसमें जा रहे हो, उसमें जा रहे हो, परेशान हो रहे हो? प्रद्युमन, एक प्रॉब्लम है, देखिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड पी क्यू? एक्स वाई पी एंड क्यू। एक्स वाई पी क्यू में रिलेशन बनाना है, ऑप्शन हमें दिए हुए थे। ये ऑप्शन दिए हैं, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। बताइए। सर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है? नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ का, ये स्टेबिलिटी थोड़ा ना है। इस एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्यों कहूंगा मैं इसको? मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, मुझे तो रिलेट करना है बस। मैं अगर ये हिंट दे दूं आपको कि इस चीज का ऑर्डर है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको एक्स वाई पी क्यू का रिलेशन बनाना है। एक्स क्या है? एच, ये वाई, यानी ये एच, ये क्यू। तो इनमें रिलेशन बताना है कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बना लो। चलो मैंने हिंट तो दे दिया आपको कि इन चारों में ये एसिड्स हैं, तो इनका ऑर्डर क्या बन जाएगा। यानी एच एच को मैंने एक्स माना है, इसको वाई माना है, एच पी को पी माना है, एच क्यू को क्यू माना है। एच एक्स को हमने क्या मान लिया है? एक्स। और एच वाई को हमने क्या मान लिया है? थोड़ी देर के लिए वाई, ठीक है। और एच पी को क्या मान लिया है? पी। और एच क्यू को क्या मान लिया है? क्यू। ऐसा समझ लीजिए आप थोड़ी देर के लिए। वैसे तो ये सब कुछ दिया नहीं था, आपसे सीधा पूछा गया था एक्स वाई पी क्यू में रिलेशन, तो वो अंडरस्टूड था क्या पूछा गया है। और बी वाला? देख लेते हैं।
तो प्रॉब्लम को तो समझ गए क्या करना है। यस सर। एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम करनी है, जो जैसे अभी पहले कराई थी उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। देखो ये कौन सा एसिड है, सर मैलिक। ये फ्यूमेरिक। अब ये भी पीछे बताया है, तो जब एक एच आयन में हटा रहा हूँ, पहला हटा रहा हूँ, इनमें से कोई सा भी हटा सकता हूँ, जरूर थोड़ा है ना कि एक्स हटाना है या वाई हटाना है, कोई सा भी हटाया जा सकता है, दूसरा बाद में हटेगा। फिर मान लिया मैंने पहले ये हटाया तो ये के डिसाइड करेगा, दूसरा वाला बाद में हटेगा तो वो के सेकंड डिसाइड करेगा। जब पहले ये हटा दिया वाई, जरूर तो ये सोचो कि एक्स पहले हटेगा वाई बाद में हटेगा, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। वाई भी पहले हट सकता है, एक्स भी पहले हट सकता है, कोई सा भी हटा सकते हैं। यहाँ भी पी भी पहले हट सकता है, क्यू भी पहले हट सकता है, दोनों एक से क्यों, ठीक है। तो हम पहले एक हटा रहे हैं, इसका एच एक्स हटा रहे हैं, ठीक है, और उसका पी हटा रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम देख करके लग भी रहा है 75। ए वाला तो हो नहीं सकता, जो एक्स को हटाए तो फिर वाई को हटाए, तो वो तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या ये हो सकता है? नहीं सर। एक्स क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बी पहला K1, तो वाई क्या है K2, तो K1 K2 के बराबर तो हो नहीं सकता। कभी पीछे बताया अगर किसी के दो एच आयन रिप्लेसेबल है तो K1 हमेशा बड़ा होगा K2 से, ये बता रखा है पीछे। तो K1 और K2 की रिलेशन की बात करें, यानी x ग्रेटर देन y होगा, ये हमें पहले से पता है, ठीक है। यहाँ भी मुझे पता है कि P ग्रेटर देन Q होगा, ये भी पता है। अगर वो पहले हटता है तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं प्रॉब्लम देख करके कुछ हद तक हिट लगा रहा हूँ उसमें, ठीक है। देखो मैं पहले इसको हटा दूं y को, तो y ग्रेटर देन x हो जाएगा, ये भी तो हो सकता है y ग्रेटर देन x, और यहाँ भी क्या हो सकता है q ग्रेटर देन p, और कोई सा भी एक ले सकते हैं भाई। तो पहले हटेगा, जैसे कि मान लिया आपने इसका k x पहले हटाया तो वो K1 को रिप्रेजेंट करेगा, y बाद में हटाया तो वो K2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो x ग्रेटर देन y, आपने पहले y हटा दिया बाद में ये हटाया तो y ग्रेटर देन x हो जाएगा, ऐसे मैंने यहाँ करा हुआ है। तो ये तो चीज क्लियर है, यस सर। ठीक है। अब दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका x हटा रहे हैं और उसका p हटा रहे हैं, देखते हैं ऑप्शन मैच करते हैं कि नहीं। x हटाया हमने इसका, तो क्या बनेगा इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, बोलो भाई। x को हटा रहे हैं तो HX ज्यादा एसिडिक होगा, यानी ज्यादा एच आयन देगा, इससे ज्यादा होगा, बोलते रहो HP से। सर HP, फिर HQ, फिर HY। अभी तक ये K1 के अकॉर्डिंग आया, यानी ये जो डेटा आया मेरा ये किसके अकॉर्डिंग आया, K फर्स्ट, दोनों का K फर्स्ट मैंने निकाला, और मैं ये मान के चल रहा हूँ, मान इनिशियली कि मैं इसका x हटा रहा हूँ, उसका p हटा रहा हूँ, हटा कोई सा भी सकते हैं। तो जब इसका पहला हटाया, इसका ये वाला हटाया, तो अभी पीछे देखो, पीछे वाली जो प्रॉब्लम कराई थी K1 इसका ज्यादा था, इसका इसके K1 से, यस सर। ठीक है। अब दूसरा वाला हटा रहे हैं, वो K2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, K सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा हटाएंगे इसका y और इसका Q, तो कौन ज्यादा एसिडिक था, सर HQ वाला। Q ग्रेटर देन HY, यही होगा यस सर। भाई। उसमें जो दूसरा वाला ज्यादा एसिडिक आ गया था ना, K सेकंड तो इसका ज्यादा था, यस सर। ठीक है, इसका कम था। अब ये इनके रिलेशन K फर्स्ट का अलग बन गया, इसके K2 का रिलेशन अलग बन गया। और अभी अभी मैंने पीछे बताया किसी भी एसिड के लिए, क्या जैसे ये HX है और HY है, HP है और HQ है, कोई सा भी ले लो भाई, HP और HQ, HP क्या है इसका फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, और HQ क्या है इसका सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। K फर्स्ट में K सेकंड में कौन ज्यादा होता है हमेशा, K फर्स्ट। तो ये आंसर आ गया हमारा, x ग्रेटर देन p ग्रेटर देन q ग्रेटर देन y। एक तो ये बना आंसर, डी भी तो बन सकता है। हाँ वही, एक तो ये बना आंसर। अब आगे भी हमने सोच रहे, ये नहीं कि मतलब एक आंसर ठीक करके खुश हो गए,
मल्टी करेक्ट अगर प्रॉब्लम है, एमसीक्यू दे रखा है आपको, तो आप दूसरे भी ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है, तो ये आंसर तो समझ में आ गया होगा कैसे कैसे कराएं। यस सर। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस वाले केस में पहले हमने y हटाया। भाई जरूरी थोड़ा ही ना कि पहले x हटाए, हम तो y हटा रहे हैं, इसका क्या जा रहा है हमारा से। अब जब y पहले हटाएंगे तो ये बनेगा hy, उसका p हटा रहे हैं पहले, इन p q में से भी कोई सा भी हटा सकते हैं, तो y ग्रेटर देन दिस और q ग्रेटर देन x, तो सेकंड हटा, तो ये भी आंसर है हमारा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा जैसे ऑप्शन दिए। कोई भी डाउट लग रहा हो तो पूछ लेना, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। बोलिए, अरे समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. ऑक्जेलिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड है, ग्लूटैरिक एसिड है, दिख रहा है इधर लिखा होगा, जो ग्लूटैरिक एसिड लिखा हुआ दिख रहा है नहीं? एडिपिक एसिड है, ये मैंने एसिड लिखे हैं, इनको नाम दे देते हैं, इसको ए बी सी डी ये ई। कॉमन नेम याद रखिएगा इनके, जैसे बताए गए लिखे गए आईयूपीएसी लाइन पे लिखा जा सकता है। ठीक है, कॉमन नेम देखना है। ऑक्सैलिक एसिड है, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटैरिक, एडिपिक एसिड्स। तो इसमें के फर्स्ट का ऑर्डर बताना है, के फर्स्ट, क्योंकि डाइबेसिक एसिड लिए मैंने सारे के सारे डाइबेसिक एसिड हैं, सभी में दो COH हैं, तो के फर्स्ट का ऑर्डर बताना है पहले, के फर्स्ट। के फर्स्ट का जब ऑर्डर बताना है तो एक H हटा दो सब में से, COO नेगेटिव एंड COH, ये बनेगा, दो समझा रहा हूं मैं, CH2 COO नेगेटिव एंड COH, यही तो बनेगा। बोलिए सर ई वाला होगा सबसे ज्यादा एसिडिक। भी देखते हैं, तो मैं दो के एच एन मैंने हटा दी, इसका एच एन हटा के ये बनाया, इसका एक एच एन हटाया तो ये बनाया, इसका भी हटेगा, इसका भी हटेगा, सबके हटेंगे, दो से ही कंपैरिजन हो जाएगा। तो COH का तो माइनस का इफेक्ट होता है, तो बताइए COH का माइनस का इफेक्ट होता है, ये जानते हो नहीं? अरे ये तो पता है कि नहीं? यस सर। ठीक है, COH का माइनस आई है, तो ये माइनस आई नजदीक से खींच रहा है, देख लें आप, नजदीक से खींच रहा है, चार्ज रिड्यूस कर दिया इसका, अच्छी बात है, स्टेबिलिटी आ गई, यानी इसमें से आयन हटने के बाद में ये ज्यादा स्टेबल हुआ। ये थोड़ा दूर है, रास्ता बड़ा हो गया, यहाँ से घूम करके आ रहा है, काफी बड़े यानी डिस्टेंस हो गई इसकी ज्यादा, माइनस आई की, तो ये चार्ज थोड़ा सा ज्यादा होगा रिलेटिवली, इसका चार्ज और भी ज्यादा होगा क्योंकि काफी बड़ा रूट हो गया, ये और बड़ा रूट हो गया, ये सबसे बड़ा रूट है। ठीक है, तो सबसे कम चार्ज कहां पर है? यहाँ पर, तो ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, तो मिनिमम चार्ज मैक्सिमम स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट चलता है, इस पर जितना कम चार्ज होगा वो उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखेंगे यहाँ पे?
वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके अंदर देखोगे, सिंगल बॉन्ड है ना, रोटेशन पॉसिबल है, रोटेशन पॉसिबल हो जाएगा। आप बना भी लोगे, मतलब डबल बॉन्ड था, लॉक सिस्टम था, ये तो मैं इधर कर दूं COH को, इधर कर सिंगल बॉन्ड करवा तो रोटेशन पॉसिबल है ना। तो पहले वाले में इसमें क्या था, C डबल बॉन्ड C, वो तो लॉक सिस्टम था, डबल बॉन्ड का पार्ट तो रोटेशन पॉसिबल नहीं था, यहाँ COH का, यहाँ COH का था, हमने बना दी थी। लेकिन सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन पॉसिबल है तो बहुत अच्छे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, घूम जाएगा वो। सर अगर ये डबल बॉन्ड होता तो फिर तो ई वाला होना चाहिए था। डबल बॉन्ड था तो लॉकिंग सिस्टम हो गया ना, रोटेशन पॉसिबल नहीं है ना, अब कर दिया था हमने। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ अगर इन सब कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड होता। नहीं वो तो हो ही नहीं सकता, सब में कैसे हो सकता है, तो यहाँ कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो डबल बॉन्ड, आप कहाँ बना सकते हो, कहीं भी नहीं बन सकता, सबका अपना अलग अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा, तो फिर तो कंपैरिजन ही नहीं होगा, ओके सर। तो कंपैरिजन ही नहीं होगा। तो लॉक सिस्टम होता है, जैसे कि ये कह दूं मैं आपसे कि भाई ये दो OH हैं, ये दो OH हैं, ठीक है, अब आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हो आराम से, ठीक है, कि भाई ये लॉक सिस्टम है, यहाँ रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये H इस O के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा 5 मेंबर रिंग के साथ। अब ये मत कर देना कि ये वाला H इसके साथ बना रहा है या ये वाला H इसके साथ बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए 5 या 6 मेंबर्ड रिंग का बनना नेसेसिटी होता है, समटाइम्स 7 मेंबर्ड हो जाती है, लेकिन इससे बड़ी नहीं बनती, 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बनती है। देखो आप यही देख लो, ये कितने मेंबर्ड रिंग बनाई है मैंने, O and H, ये देख लो कितने मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 5, ठीक है। एक बात को थोड़ी सी यहाँ बना सकता हूँ, यहाँ की रिंग देख लो बनाकर कैसी बन रही है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है, C डबल बॉन्ड O एंड H, ये बन सकती है थोड़ी सी, एक बात को, लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन पॉसिबल है, ठीक। तो ये भी 1 2 3 4 5, अब बाकी इसमें बनाने लगे आप, ये यहाँ से तो ये रिंग थोड़ी बड़ी बननी शुरू हो जाएगी, 6 मेंबर 7 मेंबर 8 मेंबर 9 मेंबर, तो क्योंकि सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन पॉसिबल है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अट्रैक्शन ही तो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई प्रॉपर बॉन्ड नहीं है, एक अट्रैक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का, तो अट्रैक्शन तो जैसे बड़ा होगा डिस्टेंस ज्यादा होती चली जाएगी, कम होता चला जाएगा, ठीक है। एक बात तो हम यहाँ कह सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर रिंग बनाता नजर आ रहा है, ठीक है, थोड़ी सी यहाँ बन जाएगी, यहाँ बिल्कुल भी नहीं बनेगी इन सब के अंदर, लेकिन ये भी ना के बराबर है, क्योंकि रोटेशन पॉसिबल होता है सिंगल बॉन्ड के अबाउट, यहाँ बनेगी बहुत बढ़िया, यहाँ बनेगी बहुत बढ़िया, क्योंकि ये लॉक्ड सिस्टम है, यहाँ रोटेशन पॉसिबल नहीं है, रिंग बनेगी प्रॉपर, यहाँ भी लॉक्ड सिस्टम है, प्रॉपर बनेगी। खैर छोड़िए इस चीज को, आप चार्ज से ही देख लो, चार्ज मिनिमम इसके अंदर होगा, बोलो। यस सर। तो मैंने दो इंटरमीडिएट बनाए, एक इससे बनाया HI हटा के, एक इससे बनाया, तो इन दोनों से डिसीजन हो गया कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, रिलेटिवली आगे बढ़ते जाएंगे दूर होता चला जाएगा लेस स्टेबल। तो Ka फर्स्ट के अकॉर्डिंग की अगर बात करें, Ka फर्स्ट, तो कौन ज्यादा एसिडिक हुआ, A B C D एंड E, यही होगा, यस फर्स्ट वाला ज्यादा एसिडिक हुआ ना, K फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अब K सेकंड के Yes, sir. अकॉर्डिंग बात करें, जब K सेकंड की बात कर रही है, ठीक है, तो अब ये वाला H भी हटेगा, ये वाला H भी हटेगा, ऐसे बाकी में से दूसरा H भी हटेगा, तो दूसरा H भी हटेगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा है सर, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा एसिडिटी का, ऑर्डर रिवर्स बनेगा, बिल्कुल सही बोला है। मैं इसी में समझाऊं थोड़ा सा, देखिए क्या होगा इसके अंदर, दूसरा वाला मैं H हटा रहा हूं, ये वाला यहाँ से H हटाया तो ये बना नेगेटिव, तो इसका इफेक्ट काम करेगा, तो जैसे पहले वाले में क्या था, इसका H हटा रहे थे तो इसका माइनस I काम कर रहा था, अब ये एसिड है मेरे पास, ये वाला, इसमें से H हटा रहा हूं तो इसका इफेक्ट काम करेगा, CO नेगेटिव, इसका CO नेगेटिव का इफेक्ट कैसा होता है, प्लस I, अब यहाँ से H हटा रहे हैं CO नेगेटिव, तो इसका इफेक्ट काम करेगा प्लस I एंड सो ऑन। तो इसकी बात करें अगर, देखिए प्लस I है, ये दूर से दे रहा है इलेक्ट्रॉन इसको, तो CO नेगेटिव दूर से दे रहा है, इसके चार्ज को बढ़ा रहा है कम, ये ज्यादा बढ़ा रहा है क्योंकि नजदीक से दे रहा है इलेक्ट्रॉन, बोलो चार्ज नेगेटिव बढ़ा रहा है, तो ये रिलेटिवली अनस्टेबल नजर आ रहा है, यस सर। ठीक है। ऐसे ही बाकी और होंगे, लास्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ऑर्डर क्या बना,
बोलो। रिवर्स हो बी, इसको उल्टा कर दो, सी, फिर डी, तो फिर ई, यही होगा। बस ए याद रख लेना, ए एक्सेप्शनली ज्यादा होगा, ये स्पेशली ध्यान रखना। ऑक्सैलिक एसिड का के फर्स्ट भी और के सेकंड भी दोनों ही ज्यादा होते हैं एक्सेप्शनली, इसको अलग से याद रखिएगा ये चीज बस। बाकी तो सबका तो उल्टा हो गया बीसीडी का, लेकिन ऑक्सैलिक एसिड के केस में के फर्स्ट भी और के सेकंड दोनों ज्यादा होते हैं, तो ये एक्सेप्शनली याद रखना, बस ये ध्यान रखना। आया समझ में? डेटाबेस पे ये था एसिड स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आगे देखिएगा, एक्सप्लेनेशन फॉर द बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमीन्स। एक्सप्लेनेशन फॉर द बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमीन्स। एलिफेटिक अमीन्स की बेसिक नेचर को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। CH3NH2, CH3NH, और N, ये प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है, ये सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन है, ये टर्शियरी एलिफेटिक अमीन है, या 3 डिग्री या 2 डिग्री या 1 डिग्री कह लेते हैं। लेकिन कंप्लीट प्राइमरी अमीन, ये सारे एलिफेटिक अमीन लिए मैंने। यानी NH2 जो ग्रुप होता है वो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है, प्राइमरी अमीन का होता है, और NH सेकेंडरी अमीन, और टर्शियरी N ये टर्शियरी अमीन, यानी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये अमीन होते हैं। तो एलिफेटिक अमीन हमने लिए, तो इन सब में सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, अब ये चीज समझानी है। अब इसमें सर 3 डिग्री होगा सबसे बेसिक, अभी देखते हैं। तो 3 डिग्री होगा। हाँ अभी इसमें देखते हैं। इसमें मैं 3 कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। तीनों कॉन्सेप्ट अपने आप में बिल्कुल सही होंगे, लेकिन तीनों अपने आप में अलग अलग भी होंगे। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं इंडक्टिव कॉन्सेप्ट। इंडक्टिव कॉन्सेप्ट हमें ये देखना है कि इन तीनों में कौन ज्यादा बेसिक है। अब इंडक्टिव कॉन्सेप्ट से पहले समझाने की कोशिश करते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब पहले ये पता होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रेंथ को जज कैसे करेंगे। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ को जज करना बड़ा आसान था कि भाई हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है, दो एसिड की, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, तो हम क्या करते थे, HN को हटा दिया और रिमेनिंग पोर्शन की स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी चेक कर ली। यही करा है अभी तक। ठीक है, अब बेसिक में थोड़ा उल्टा होता है, मैंने पीछे ही बताया होगा कि यहाँ हमारा कोई आर्गेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट काम नहीं आता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि भाई जो HN देते हैं वो एसिड, जो OHN देते हैं वो बेस। ये नहीं, यहाँ आपको या तो लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट फॉलो करना है या ब्रोस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। तो ब्रोस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो HN देते हैं, HN को प्रोटॉन भी कहते हैं, जो HN देते हैं यानी प्रोटॉन देते हैं वो एसिड, और जो HN लेते हैं यानी प्रोटॉन लेते हैं वो बेस। ये तो जानते हो। यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. हम ऐसे समझेंगे इसको कि प्रोटॉन डोनर एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस। प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं, बेस। अब HN आ रहा है कहीं से, तो HN है कहीं जिससे भी जुड़ना चाहेगा। मान लिया 3 तरीके के मेरे ये बेस लिखे हुए और HN के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली डब्बा है, इसको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए इसी से। अब लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो हम क्या कहेंगे कि जो लॉन पेयर डोनेट कर दे अपना वो बेस, HN को डोनेट कर रहा है HN को। ठीक है, और HN क्या होगा, एसिड, क्योंकि वो लॉन पेयर ले रहा है। लॉन पेयर एक्सेप्टर जैसे H पॉजिटिव ये एसिड है, और लॉन पेयर डोनेटर होगा वो हमारा बेस होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है।
अब हमें ये देखना है कि इस एच को कौन जल्दी से लेगा। तो जल्दी से एच ले ले वो स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे एसिड के बारे में क्या बोलते थे, तो जल्दी से एच दे और ज्यादा एच दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसे ही जो एच को जल्दी से ले ले वो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इंडक्टिव कॉन्सेप्ट हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इंडक्टिव कॉन्सेप्ट, इंडक्टिव कॉन्सेप्ट ये कहता है जैसे CH3 वगैरह ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, ठीक है। देख लें आप CH3 का इफेक्ट कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन देने के तो होता है, यस सर। ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो यहाँ लॉन पेयर यानी इसमें डेंसिटी बढ़ रही है इंडक्टिव से। यहाँ दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसकी भी डेंसिटी बढ़ रही है। यहाँ सिर्फ एक ही है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो लॉन पेयर, एन के लॉन पेयर को थोड़ी देर के लिए ऐसा माने कि नेगेटिव चार्ज, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मान ले, तो किस एन का नेगेटिव चार्ज ज्यादा है? सर फर्स्ट वाले। लास्ट वाले पे, टर्शरी पे। भाई ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है कि नहीं? यस सर। लास्ट वाला। ठीक है, जब चार्ज डेंसिटी यहाँ ज्यादा होगी या थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि ये भी दे रहा है, दो तरफ से आ रहे हैं या एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो मैं लैंग्वेज में ऐसे बोलूंगा कि यहाँ लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, लॉन पेयर ज्यादा इजीली अवेलेबल हो रहा है अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो ये एच तेजी से ले लेगा। तो जहाँ चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वहीं तो एच जाएगा, जो कि पॉजिटिव कहाँ भागता है, जहाँ नेगेटिव होगा ज्यादा। तो जहाँ नेगेटिव यहाँ ज्यादा है, यहाँ थोड़ा कम है, यहाँ और भी कम है, अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव। कोई और इफेक्ट नहीं लगा रहा भाई, अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए यहीं पर अटैक करेगा। तो ज्यादा बेसिक कौन सा हुआ, टर्शरी, फिर सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। बोलो सर। तो ये समझ में आया, क्योंकि यहाँ डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी अच्छी होगी, तो ये लॉन पेयर आसानी से डोनेट कर देगा H पॉजिटिव को, क्योंकि यहाँ एच आसानी से जुड़ेगा, दूसरे नंबर पर यहाँ जुड़ेगा, तीसरे नंबर पर यहाँ जुड़ेगा। तो ये ऑर्डर आया हमारा इंडक्टिव के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट सेकंड देखें, स्टेरिक कॉन्सेप्ट और क्राउडिंग कॉन्सेप्ट। स्टेरिक कॉन्सेप्ट और क्राउडिंग कॉन्सेप्ट। स्टेरिंग कॉन्सेप्ट और क्राउडिंग कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग देखिए, ये तो इंडक्टिव कॉन्सेप्ट कह रहा है। अब थोड़ा सा मैं फिगर को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, देखिए इधर समझेंगे आप इसको। एन है, ठीक है, CH3, H है, ये लॉन पेयर है, ये एन है, CH3, ये H है, ये CH3 है, ये सेकेंडरी है, ये एन है, CH3 है, CH3 है, CH3 है। अब हम बता रहे हैं क्राउडिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। लॉन पेयर यहाँ भी अवेलेबल है, लॉन पेयर यहाँ भी अवेलेबल है, एच आयन आ रहा है जुड़ने के लिए कि भाई यहाँ जुड़ेगा या यहाँ जुड़ेगा या यहाँ जुड़ेगा। अब आपको इंडक्टिव कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, अब क्राउडिंग कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम को सोल्व करना है। सर इसमें प्राइमरी होगा। फर्स्ट प्राइमरी वाला होगा, इसमें सबसे कम क्राउडिंग है वहाँ पे। हाँ, इसमें ये देखना है, जैसे कि मान लिया मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कहीं भी थोड़ी डिस्टेंस ज्यादा हो सकती है, मैं इसी जगह से जाना पसंद करूंगा जहाँ भीड़ कम हो, जहाँ कम से कम रुकना पड़े, क्या भले थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए लेकिन रुकना ना पड़े, ये सोच के चलते हैं। भीड़ में से हम बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव आ रहा है तो वहां जुड़ने की कोशिश करेगा जहाँ क्राउडिंग कम से कम होगी। H की कोई क्राउडिंग नहीं होती, ना के बराबर होती है, ठीक है। अब यहाँ दो H है, दो तरफ से रास्ता खुला हुआ है, थोड़ी सी CH3 की क्राउडिंग मान सकते हो, तो H यहाँ आसानी से आएगा। यहाँ दो तरफ से क्राउडिंग हो रही है, CH3 की एक तरफ से रास्ता खुला हुआ है, ज्यादा क्राउडिंग है, थोड़ा देर में आएगा। यहाँ तीनों तरफ से एल्काइल ग्रुप ने घेर रखा है, क्योंकि एन का साइज बहुत छोटा होता है, तो तीनों तरफ से एल्काइल ग्रुप ने घेर रखा है, तो HN को आने का रूट नहीं मिल रहा है या देर में मिलेगा। तो इस सबसे आसानी से यहाँ आया। तो अकॉर्डिंग टू क्राउडिंग कॉन्सेप्ट या स्टेरिक कॉन्सेप्ट, ज्यादा बेसिक मेरा हुआ प्राइमरी, फिर सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। ये मेरा कहता है क्राउडिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर है चीज?
काम होगी वहीं पे जुड़ेगा जाकर के वो। अब ये तो होगा नहीं कि आप यहाँ वेट कर रहे हैं कि मैं यहीं जुड़ूंगा। एचआईएम के पास चॉइस है कि जहाँ आपको कम से कम भीड़ नजर आ रही है वहां जुड़ जाएगा वो क्यों देखेगा किसी को। तो यहाँ जुड़ता नजर आ रहा है सबसे आसानी से, फिर यहाँ फिर यहाँ। अब तीसरा कॉन्सेप्ट हाइड्रेशन कॉन्सेप्ट, वो देखिए दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहला कॉन्सेप्ट था इंडक्टिव, इससे जो ऑर्डर बन के आया हमारे टीएसपी। दूसरा कॉन्सेप्ट था स्टेरिक, इससे जो ऑर्डर बन के आया पीएसपी। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है हाइड्रेशन कॉन्सेप्ट। हाइड्रेशन कॉन्सेप्ट ठीक है, हाइड्रेशन कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखिए, हाइड्रेशन कॉन्सेप्ट का मीनिंग ये होता है जब भी किसी कंपाउंड को यानी पानी में डालना है, हाइड्रेशन मतलब पानी में डाल दो, हाइड्रेशन करते हैं उसका। किसी भी एन वाले कंपाउंड को, जैसे अमोनिया है, अमीन्स है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, किसी भी एन वाले कंपाउंड को ये प्रूव करना हो कि वो बेस है। जैसे मान लिया NaOH है, NaOH में तो साफ दिख रहा है, क्योंकि दिख भी रहा है, हमें देखने से भी थ्योरेटिकली कि OH आयन उसके अंदर मौजूद है, इसलिए वो बेस है। अमोनिया भी बेस होती है लेकिन OH आयन दिख नहीं रहा है, तो अमोनिया को पानी में डाला, पानी से फिर वो OH आयन निकाल के बाहर करेगा। तो जो OH आयन देते हैं वही तो बेस होते हैं। एन वाले किसी भी कंपाउंड को प्रूव करना हो कि वो बेस है तो पानी में डाल दो, पानी में डालने पर OH आयन बाहर आ जाएगा, तो हम ये मान लेंगे हाँ ये बेस है। अब जैसे प्राइमरी अमीन ले लेते हैं हम CH3NH2, पानी में डाल दिया इसको, HOH लिख रहा हूँ इसको, HOH, एन का लॉन्ग पेयर है, रिएक्शन हुई, तो ये बना CH3NH3 पॉजिटिव और OH आयन नेगेटिव, ये बनेगा। प्लस हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी Q1। पानी में जब डालते हैं किसी, जो एसिड बेस रिएक्शन होती है देखा होगा जनरली कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, हीट एक्सोथर्मिक होती है जनरली, ऑलवेज नहीं, कुछ केस ऐसे भी है जहां एब्जॉर्ब हो जाती है HF इसमें, जैसे HF है, ठीक है। तो CH3NH3 पॉजिटिव ये बना क्योंकि इसने H आयन ले लिया, ये NH2 ने H यहां से ले लिया तो OH आयन को छोड़ दिया। तो OH आयन ये कहां से निकल गया, पानी के अंदर, पानी में से H आयन खींच लिया इसने अपने पास और OH आयन को छोड़ दिया। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि हाँ अमीन्स बेस होते हैं, एन वाला कंपाउंड है ये बेस प्रूव कर दिया। दिस इज द हाइड्रेशन एनर्जी, कितने ना हाइड्रेशन एनर्जी। अब ये तो प्राइमरी अमीन लिया मैंने, अब सेकेंडरी अमीन ले रहा हूं, NH HOH, ये बनेगा CH3 NH पॉजिटिव प्लस OH आयन प्लस Q2, ये हाइड्रेशन एनर्जी निकली। अब टर्शियरी अमीन ले रहे हैं, N प्लस वाटर में डाला इसको भी, तो CH3 NH पॉजिटिव प्लस NH2 है, ये NH है, OH माइनस प्लस Q2, 3, ये NH3 है, ये NH2 लिख लेना है, ये NH लिखना है। तो ये चीज मेरी बनी अभी तक, जब मैंने पानी में डाला तो सभी ने OH आयन दे दिए, तो ये प्रूव तो हो गया कि अमीन्स बेसिक तो होते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखा दिया हमने आपको। अब आपको ये बताना है कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, टर्शियरी, बेसिक कौन सा ज्यादा है, कौन ज्यादा बेसिक है, प्राइमरी कौन सा प्राइमरी। प्राइमरी, क्यों? और इसमें हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, जितना स्मॉल आयन होता है उतनी हाइड्रेशन क्या होता है, जितना छोटा ज्यादा हाइड्रेशन होता है। हमारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, चलिए देखो, किसी भी रिएक्शन को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो पीछे मैंने एक कॉन्सेप्ट दिखाया था
कि किसी भी रिएक्शन को आगे चलने के लिए उसका इंटरमीडिएट का स्टेबल होना जरूरी होता है। जितना अच्छा इंटरमीडिएट बनेगा उतनी तेजी से रिएक्शन आगे बढ़ती है। मोर द स्टेबल इंटरमीडिएट एंड फास्टर विल बी द रिएक्शन। ठीक है, तो ये मान लें हम कि ये हमारा इंटरमीडिएट है, थोड़ी देर के लिए मान लिया हमने ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ठीक है, लेट इन तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? सब प्राइमरी। बोलो, प्राइमरी वाला, सेकेंडरी वाला इंटरमीडिएट या टर्शियरी वाला? टर्शियरी वाला होगा। टर्शियरी लग रहा है मुझे सही काम नहीं कर रहे आप लोग, मोबाइल से पढ़ रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है। वाईफाई लगवाइए, ब्रॉडबैंड वगैरह बहुत अच्छे फ्री में लग रहे हैं आजकल, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, इनिशियली कोई चार्ज नहीं होता और आपके नेट से कम खर्चा आता है। डोंगल ले आइए खरीद करके, क्योंकि जब तक नेटवर्क सही से काम नहीं करेगा आप बाहर अंदर बाहर जाते रहेंगे और प्रॉपर्ली से सारी क्लासेस नहीं चल पाएंगी फिर आपकी। तो हाँ बोलिए, क्या क्या कह रहे हैं शुभम? टर्शियरी वाला अश्विन स्टेबल होगा। अगर कोई नाले बोल नहीं पा रहा तो आप चेक कर सकते हो। पुष्कर तुम बताओ। सर टर्शियरी वाला होगा। प्रशांत सब प्राइमरी वाला होगा सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो होगी सर इसमें। अजय तुम बताओ। अजय अजय बताइए, आवाज आ रही है मेरी? अब पता नहीं चल पा रहा मुझे, तुम सुन रहे हो मेरी आवाज कि नहीं, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? अजय फिर प्राइमरी होगा हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। कौन सा होगा? प्राइमरी सर क्यों? टर्शियरी में इलेक्ट्रॉन ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, चार्ज पॉजिटिव कब हो गया भाई? इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं तीनों में? लेकिन प्राइमरी नहीं ये सर, क्यों लेकिन प्राइमरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो होगी नहीं? नहीं सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो होगी पानी में। मिनिमम चार्ज भी तो देखना है। तो मिनिमम चार्ज भी तो देखना है, ये क्यों नहीं कह रहे हो? वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमें ये इंडक्टिव कॉन्सेप्ट लगाना ही नहीं है, हम स्टडी कर रहे हैं हाइड्रेशन कॉन्सेप्ट की। इंडक्टिव कॉन्सेप्ट हमने अलग एक्सप्लेन कर दिया, अब यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट मत लगा देना, यहाँ हाइड्रेशन कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेनेशन देना है। ये वाला स्टेरिक वाला हम पहले दे चुके हैं। तो आप ये कभी ये सोचो कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो चार्ज कम हो गया, इसका मतलब आपने इंडक्टिव इफेक्ट लगा दिया। इंडक्टिव मुझे लगाना ही नहीं है, मुझे तो हाइड्रेशन कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेनेशन निकालना है। ठीक है, तो हाइड्रेशन कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेशन रखता है। तो यहाँ N के पास 3 H अवेलेबल है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे पानी के साथ। यहाँ N के पास 2 H अवेलेबल है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। यहाँ N के पास 1 H अवेलेबल है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। मोर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर विल बी द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। तो इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट मत लगा देना क्योंकि इंडक्टिव कॉन्सेप्ट तो हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, यानी इन तीनों की अगर बात करें हाइड्रेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से तो जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल वो रिएक्शन फास्ट जाएगी। अगर इनके रेट की बात करें, इसका रेट R1 है, इसका रेट R2 है, इसका रेट R3 है, तो R1 विल बी फास्टर देन R2 विल बी फास्टर देन R3। ये रेट फास्ट होगा और ये रिएक्शन तेजी से आगे जाएगी, इसका रेट फास्ट होगा। इसका मतलब ये ज्यादा OH देगी क्योंकि इसका इंटरमीडिएट स्टेबल है, तो ज्यादा OH देगा, इसका मतलब ये ज्यादा बेसिक है। जो ज्यादा OH दे रहा है वही तो ज्यादा बेसिक होगा, ये थोड़ा कम देगा, ये थोड़ा और कम देगा। तो ऑर्डर मेरा बन के आया प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी अकॉर्डिंग टू हाइड्रेशन कॉन्सेप्ट। और Q1 Q2 Q3 का भी रिलेशन जो बनेगा वो ये बनेगा, Q1 विल बी ग्रेटर देन Q2 विल बी ग्रेटर देन Q3। जितना स्ट्रॉन्ग एस बेस होगा उतनी ही ज्यादा ये हाइड्रेशन एनर्जी भी निकल कर आएगी। तो 3-4 प्रॉब्लम बन गई इसके अंदर, इनमें कौन स्टेबल है, इनमें कौन बेसिक है, इनमें कौन ज्यादा है, Q1 Q2 Q3 में सारी चीजें इसी से रिलेटेड हो गई कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आया समझ में नहीं आया?
ये ठीक है, तो ये 3 कॉन्सेप्ट हमने बताए, तीनों कॉन्सेप्ट अपनी अपनी जगह बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई सा भी कॉन्सेप्ट गलत नहीं है। इंडक्टिव अपनी जगह बिल्कुल एक्यूरेट है, काम आएगा, यहाँ भी काम आया, आगे भी आएगा। स्टेरिक बिल्कुल सही है। क्राउडिंग, भीड़, भीड़ अपना रोल अलग अदा करती है कि भीड़ ज्यादा है तो वहां हम देर में पहुंचेंगे, भीड़ कम है तो वहां हम जल्दी पहुंचेंगे, भीड़ नहीं है तो। और ये हाइड्रेशन कॉन्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट, तीनों कॉन्सेप्ट अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन जो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ होती है एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि मैंने क्या बताया पीछे, हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमें बेसिक स्ट्रेंथ का या एसिडिक स्ट्रेंथ का हर एसिड का पहले से पता है। मैंने बताया था pKa और pKb आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस रेस्पेक्टिवली। यस सर। एसिड कौन स्ट्रांग है कौन वीक है वो मुझे पहले से पता है, बेस कौन वीक है कौन स्ट्रांग है वो मुझे पहले से पता है, बस मैं उसको थ्योरी से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर थ्योरी कहीं समझा पाती है तब तो वेल एंड गुड, ठीक है, और अगर थ्योरी कहीं नहीं समझा पाए तो आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा मानना पड़ता है, उसी को तो एक्सेप्शन कह देते हैं। बोले क्योंकि एक्सपेरिमेंट कभी गलत नहीं हो सकता, एक्सपेरिमेंट तो दिख रहा है सामने, थ्योरी से हम नहीं समझा पाए इसका मतलब ये मत मान लीजिएगा कि थ्योरी गलत हो गई, थ्योरी भी अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है वो, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, प्रॉपर्ली। अगर ये सारे डेटा मिल जाते, ये भी पीएचपी, ये भी पीएचपी, ये भी पीएचपी, तब तो मैं मान लेता हाँ भैया ये सही जा रहा है कुछ हद तक, ठीक है। दो दो थ्योरी कुछ कह रही है, एक थ्योरी कुछ और कह रही है, तो इसका मतलब हमारा डेटा जो आया एक्सपेरिमेंटली डेटा वो ये होता है, अभी लिखना नहीं है, 213 231, यानी सेकेंडरी फिर प्राइमरी एंड देन टर्शियरी, ये एक्सपेरिमेंटल है, सेकेंडरी वाला ज्यादा बेसिक होगा, फिर प्राइमरी फिर टर्शियरी, ये एक्सपेरिमेंट से डेटा पहले से पता है। अब थ्योरी तो नहीं समझा पा इसको कोई से भी, भाई सेकेंडरी ज्यादा बेसिक होगा, कोई सा भी नहीं समझा पा रहा है इसमें से, प्राइमरी बाद में दूसरे नंबर पर आएगा, कोई भी नहीं समझा पा रहा है इसमें, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा मानना पड़ेगा। तो आप इतना लिखने के बाद नीचे लिखें, all these theoretical concepts are rejected, all these theoretical concepts are rejected since they mismatched with experimental data, since they mismatched with experimental data। रिपीट कर दीजिए एक बार। All these theoretical concepts are rejected since they mismatched with experimental data, hence we consider experimental data, hence we consider only experimental data। यानी 213 नंबर याद रखिएगा और 0, ये CH3 के केस में जब CH3 है, 0 से मतलब होता है अमोनिया, 2 से मतलब होता है 2 डिग्री यानी सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये टर्शियरी, और उसको 0 डिग्री बोलते हैं, अमोनिया को 0 डिग्री कह देते हैं। जब इथाइल लगा होगा, जब इथाइल लगा होगा वो बताऊंगा अभी, तो 231, ठीक है, और जब आइसोप्रोपाइल लगा हो CH3 CH तो 123, ठीक, और इन गैस और नॉन पोलर सर 321 सॉल्वेंट्स गैस फेज में हो या नॉन पोलर सॉल्वेंट की फेज में हो तो 321 मान इंडक्टिव काम करता है। बस नॉन पोलर, जैसे मान लीजिए पूछ रहे बेंजीन में ऑर्डर बताइए, बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, एप्रोटिक सॉल्वेंट भी ले सकते हो कोई से, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, एप्रोटिक सॉल्वेंट भी ले सकते हो, तो 321 का ऑर्डर याद रखना है। ये 0 का लगना है बाद में, 0 का मतलब अमोनिया। क्या मतलब है इसका? इसका तो मतलब है CH3 जैसे NH2 है, ठीक है, दूसरा है CH3 NH, तीसरा है CH3 और N, यानी सब जगह CH3 लगा होगा
CH3 सब जगह CH3 लगा होगा, तब जाकर के तो ये 213 वाला ऑर्डर बनेगा, तब जाकर के तो ये 213 ऑर्डर बनेगा। और सब जगह C2H5, यहाँ भी C2H5, यहाँ दोनों भी C2H5, यहाँ तीनों भी C2H5 हो, तब ये 231 ऑर्डर बनेगा। जीरो तो सबसे है, आपको 213 नंबर याद रखिएगा, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। 213 यानी सेकेंडरी प्राइमरी टर्शियरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का होता है। और अगर सब जगह आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ भी आइसोप्रोपाइल, यहाँ भी आइसोप्रोपाइल, यहाँ भी, और यहाँ तीनों जगह आइसोप्रोपाइल, तो 123 नंबर कोई यूज नहीं होता इसका, कभी भी आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इस पर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये वाला ध्यान रखना है कि गैस फेज में लेंगे, कोई भी हो, फिर तो जो मर्जी कोई सा भी हो, गैस फेज में या नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो 321 ऑर्डर आएगा। मैं चाहता तो डायरेक्ट बता देता कि भाई एक्सपेरिमेंटल डेटा मानना पड़ेगा इसमें, ठीक है, थ्योरी की समझाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने एक एक की थ्योरी समझाई। क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी था। क्यों थ्योरी, क्यों, कौन सी थ्योरी कहाँ क्या कह रही है, थ्योरी बिल्कुल सही है, बस मिसमैच हो गए। एक्सपेरिमेंटल डेटा ये होता है, ये सारा एक्सपेरिमेंटल है, ये हमें मानना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तो पूरा तो हो नहीं पाएगा, तो रहने दीजिए। अभी आपको शायद पैकेज वगैरह या डीपीपी वगैरह मिल जाएंगी, आजकल मैं बोल दूंगा मंडे तक मिल जाएंगी आपको। अभी तो सिर्फ जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है, जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उनको करो, अभी तो बेसिक चल रहा है। समझ पा रहे हो? यस सर। यस कोई सर। डाउट हो तो डीसीसी भी अवेलेबल है, आप सुबह पढ़ते हो शाम को आ सकते हो, या आप पूछ सकते हो, कोई भी 10-15-20 मिनट तक किसी को डाउट पूछना हो कोई भी, तो वो पूछ सकता है।